हम एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं? कहते हैं ना, अभिमान छू ना जाए आपको, घमंड छू ना जाए। घमंड के वश में जो आ जाता है वो अपना करियर डगमगा जाता है, बाधाएं आ जाती हैं, कम्युनिकेशन करना बंद कर देता है। मेरा नाम राजेश पांडे है। मैं आपके बीच जब आ रहा था तो एक किस्से से शुरू करते हैं। मैं कोई आपको भाषण नहीं दूंगा, कोई प्रवचन नहीं करूंगा, मैं आपसे बातचीत करूंगा, आपकी बात को सुनूंगा, आपसे कुछ सीखूंगा, कुछ आपको सिखा कर जाऊंगा। मुझे 2 बजे यहाँ आना था। हालांकि आपने देखा होगा कि मैं थोड़ा जल्दी भी आ गया, लेकिन जब मैं घर में बैठा हुआ था तो मेरी घड़ी 1 बजा रही थी, जबकि उस समय हो रहा था 1:30। तो मेरी घड़ी क्या हुआ कि रात को चलते हुए सो गई। क्या आपने घड़ी को सोते हुए सुना है कि घड़ी सो जाती है? सुना है किसी बच्चे ने? पर मेरी घड़ी सो गई। उसने ये कहा कि चलती रहती हूँ। घड़ी चलती रहती है। आपने घड़ी को चलते हुए देखा होगा, जब भी आप घर जाते हैं तो वॉल क्लॉक जो है वो सुई घूमती रहती है। लेकिन क्या आपने सुना है कि घड़ी सो जाती है? मेरी घड़ी आधा घंटा सो गई। उसने कहा मैं दिन रात चलती रहती हूँ, आधा घंटा अगर सो जाऊंगी तो क्या होगा, कुछ फर्क तो नहीं पड़ने वाला। जो मेहनत करता रहता है वो सोचता है, आप जैसे पढ़ाई कर रहे हो और आप कहते हो कि एक दिन का गैप कर लेते हैं, तो कोई असर नहीं पड़ेगा। आप ऐसा सोचते हो ना, कई बार सोचते हो भाई एक दिन जो है मैथमेटिक्स नहीं करते, एक दिन हिंदी नहीं पढ़ते, एक दिन अंग्रेजी नहीं पढ़ते, तो आप ये सोचते हो कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जब मेरी घड़ी आधा घंटा सो गई तो क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई बता सकता है कि कोई घड़ी अगर आधा घंटा रुक जाए और आप आधा घंटा लेट हो जाओ कहीं जाने से, तो क्या फ़र्क पड़ेगा आपके कार्य पर, आपकी क्षमताओं पर? कोई बच्चा बताएगा मुझे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम जानवी है। इससे आपकी इमेज पर डैमेज होगा। जानवी ने कहा है कि आपकी इमेज डैमेज होगी। जानवी के लिए तालियां तो हम बजा सकते हैं। और कोई बच्चा कुछ बताएगा मेरे को? वाह बेटा वाह। हर काम में आधा घंटा लेट हो जाएंगे। आपका कहना है कि हर काम में आधा घंटा लेट हो जाएंगे। आपका नाम क्या बेटा? वर्तिका। वर्तिका का कहना है कि आधा घंटा लेट हो जाएंगे। वर्तिका पर तालियां तो बजनी चाहिए। अच्छा, एक चीज और बताइए कि घड़ी में सिखाती क्या है? हाँ, घड़ी हमें बताती है कि निरंतर चलते रहो। कंटिन्यूटी की बात करती है घड़ी, निरंतरता की बात करती है ना? क्या बता रहे थे आप कि घड़ी क्या बताती है? सर, निरंतर चलती रहती है और उससे हमें मतलब कार्य करने के लिए हमें करते रहना चाहिए। समय का सदुपयोग करना चाहिए हमें। बहुत सही। आपका नाम क्या बेटा? अंसोना। आप बता रहे हैं कि घड़ी कह रही है कि आप लगातार चलते रहें। अब घड़ी आधा घंटा लेट हो गई। सुबह मम्मी को जल्दी उठना था और मम्मी आधा घंटा, मम्मी समय पर उठी, पर उन्होंने घड़ी को देखा, उन्होंने कहा अरे अभी तो टाइम है, थोड़ा सो लेती हूँ। दादी उठी, दादी ने कहा कि दादी को जो है 5 बजे उठना था और दादी ने देखा कि अभी तो घड़ी में 4:30 बजे हैं, क्योंकि घड़ी आधा घंटा रुक गई थी। तो दादी ने कहा थोड़ा सो जाती हूँ। भैया ने कहा कि भाई मुझे स्कूल जाना है। बिटिया ने कहा मुझे स्कूल जाना है। वर्तिका ने कहा कि भाई मुझे स्कूल जाना है, और वर्तिका ने कहा अरे अभी तो आधा घंटा है, और वर्तिका आधा घंटा रुक गई। और फिर क्या हुआ? लेट पहुंची और पापा ने ट्रेन पकड़नी थी। ठीक, पापा ने क्या करना था? ट्रेन पकड़नी थी। पापा ने देखा अरे अभी तो 7 बजे हैं, मेरी ट्रेन तो 7:30 बजे जाएगी, 8 बजे जाएगी। मैं ऐसा करता हूँ 7:30 बजे घर से निकलता हूँ, आधा घंटे में पहुँच जाऊँगा। और पापा की ट्रेन क्या हुआ? छूट गई। कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और एक बार आपने कहा कि मुझे आराम करना है, मुझे मैथ नहीं पढ़नी है आज, तो क्या होगा? आपकी पढ़ाई बाधित हो जाएगी। और आपके किस पर असर पड़ेगा? सर, रिजल्ट पे असर पड़ेगा। आपके रिजल्ट पर असर पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि निरंतरता बहुत जरूरी है। घड़ी की तरह बनिए। ठीक है, आराम करना है, ऐसा नहीं है कि आराम नहीं करना है, लेकिन आप अपना जब टाइम टेबल फिक्स कर देते हैं, पढ़ाई का टाइम टेबल फिक्स कर देते हैं, तो क्या होता है कि फिर आपको पढ़ते रहना चाहिए। और अगर आप बाधा पहुंचाएंगे तो किससे? आपके रिजल्ट पर असर पड़ेगा,
आप पर असर पड़ेगा, आपके पेरेंट्स पर असर पड़ेगा, आपके शिक्षक पर असर पड़ेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि घड़ी की तरह बनिए। तो मेरा कहना है कि आप निरंतरता पर फोकस कीजिएगा, लगातार अभ्यास कीजिएगा। जैसे मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ना, तो उसका अपना एक प्रोसेस होता है कि अभी आपने ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, ऐसे ही होता है। और अगर आप पहले क्या करें, पहले उसके प्रोसेस को तोड़ दें। अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, एक सीढ़ी चढ़ेंगे, दूसरी सीढ़ी चढ़ेंगे, और उसके बाद आप सोचेंगे कि मैं 5वीं सीढ़ी पर कूद जाऊँ, तो चोट लग जाती है। तो हमेशा प्रोसेस का पालन करना है, समय का पालन करना है, और उसकी जो नियमित है, जो लगातार है, निरंतरता है, उसको टूटने नहीं देना है। ये बात थी घड़ी पर, ठीक है। अभी मैं आपको पत्रकारिता के बारे में भी कुछ जानकारियाँ दूंगा, और आपका एक चैप्टर भी है मीडिया पर, मास कम्युनिकेशन पर एक चैप्टर है। उस चैप्टर से रिलेटेड अगर आप कोई सवाल मुझसे पूछना चाहें तो वो भी पूछ सकते हैं, और मैं आपको एक कहानी भी सुनाऊंगा, ठीक है। तो अभी मैं फ़िलहाल आपसे एक जानकारी चाह रहा हूँ कि ये जो 3 दिन आपने एनएसएस शिविर में बिताए हैं, इस बीच आपने क्या सीखा है, क्या कार्य किए हैं? कोई बच्चा मुझे बताए। कौन बताएगा? अच्छा, सबसे होशियार बच्चा कौन है? वाह ये सबसे होशियार बच्चा है ना? आपका नाम क्या है? प्रियांशी। हाँ, प्रियांशी, क्या क्या सीखा है? मैंने ये सीखा कि हम सब एक साथ रह के कैसे काम करते और कैसे खाना बनाना चाहिए, एक साथ रह के और कैसे मिलजुल के रहना चाहिए। प्रियांशी बता रही हैं कि हमने सीखा है कि साझापन क्या होता है, एक दूसरे के सहयोग से कैसे किसी टास्क को पूरा किया जाता है। प्रियांशी यही सीखा है? अच्छा, इसके बाद अभी और क्या क्या कार्य करने हैं? कौन बच्चा बताएगा? टीचर ने बताया होगा ना कि अभी आपको आगे यही काम करने हैं, एनएसएस शिविर में यही काम करने हैं। तो कौन बताएगा बेटा, कौन बताएगा? हाँ हाँ। सर, हमें जगह जगह जाके सबको जागरूक करना है, जैसे स्वच्छता के लिए और मतदाता जागरूकता के लिए, हर चीज़ के लिए हमने पहले भी किया है और अभी भी आगे भी करना है। और स्वच्छता के लिए हमें जगह जगह जाना है, वहाँ पे हमें मैम के जो इंस्ट्रक्शन मैम हमें देगी वो फॉलो करना है। बहुत बढ़िया, आपने कहा कि अभी हमें जगह जगह जाना है, लोगों से बात करनी है, एक डेटा कलेक्ट करना है और अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाना है। तो स्वच्छता पे बात कर रहे हैं। किस पर बात कर रहे हैं? स्वच्छता पर। तो क्या आप बताने वाले हैं लोगों को? कोई बताएगा बच्चा? कुछ टीचर ने बताया होगा कि आपको लोगों को इस तरह से अवेयर करना है। तो जो सैनिटेशन की बात कर रहे हैं, हाइजीन की बात कर रहे हैं, इसी की बात कर रहे हैं ना, तो कैसे आप अवेयर करेंगे? कौन बच्चा बताएगा? आप बताएंगे? हाँ, आपका नाम? सुगंधा। कि हमें अपना कचरे का निपटारा खुद करना है और इधर उधर कूड़ा नहीं फेंकना और कम से कम प्लास्टिक का यूज़ करना है। सुगंधा ने कहा है कि जो कूड़ा है, कचरा है, जो हमारे घर से निकलता है, उसको एट सोर्स सेग्रीगेट कर देना है, अलग अलग कर देना है। गीला कचरा अलग कर देना है, सूखा कचरा अलग कर देना है, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सिंगल यूज प्लास्टिक जानते हैं, जिसको एक बार इस्तेमाल करते हैं, जैसे पॉलीथीन। आपका नाम बताओ? प्रिया। प्रिया कह रही है पॉलीथीन। तो पॉलीथीन का इस्तेमाल कितने बच्चे करते हैं ये बताइए? सब करते हैं, पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं। तो जब आप शिविर से बाहर जाएंगे, जब आपका शिविर कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर आपका जो व्यवहार है उसमें कितना परिवर्तन आएगा? कौन बच्चा मुझे बताएगा? क्योंकि आप सीख कर जाएंगे ना, तो फिर आप जब पॉलीथीन को देखेंगे तो आप कहेंगे नो, मैंने तो मना करा था लोगों को कि भाई पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करना है, तो मैं क्यों कर रही हूँ? तो फिर आपका व्यवहार में कितना परिवर्तन आएगा? कौन बताएगा मुझे? आप बताएंगे बेटा? व्यवहार में परिवर्तन आएगा? प्रियांशी? हाँ। यस सर, आएगा। हमें फिर खुद ही से लगेगा ना कि हमने तो मना किया दूसरों को और हम खुद ही यूज़ कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो एनएसएस शिविर देखिए, एनएसएस शिविर आपको सिखाएगा। एनएसएस शिविर 7 दिन का होता है। ये आपको सिखाएगा कि आपको सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना है, कूड़े को एट सोर्स घर से ही सेग्रीगेट करना है, अलग अलग करना है ना। गीला कचरा अलग करना है, सूखा कचरा अलग करना है, और जो खतरनाक चीज़ें होती हैं जैसे ब्लेड है ना, कांच, इन सब चीज़ों को अलग करना है। तो इस तरह से आप सीख जाएंगे, ठीक है? क्लियर? ये तो आपके एनएसएस। अच्छा, डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे? क्या क्या होगा डेटा में? आप कैसे कलेक्ट करते हैं डेटा? क्या डेटा कलेक्ट करेंगे? कौन बच्चा बताएगा? कौन बताएगा? आप बताएंगे कैसे करेंगे डेटा को कलेक्ट? सर, जो हमारे बीच जो भी अतिथि आते हैं, मतलब जो भी आएंगे यहाँ पे, वो हमें जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे या फिर मतलब जो अलग अलग बातें बताएंगे, उन सबको हमने लिखना है, फिर उन सबको फॉलो करेंगे।
बहुत सही। और आप क्या करेंगे, आप अपनी डायरी आपके पास है, डायरी में आप सब लिखते हैं, है ना? तो डायरी में जो आप नोट करेंगे उसको क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे उसका, और विश्लेषण करने के बाद क्या करेंगे, अपनी एक नोट बना देंगे कि एनएसएस शिविर में हमने ये सब चीज़ें सीखी हैं, है ना? और इन सब चीज़ों को हमें फॉलो करना है। जब हम दूसरों को जागरूक करते हैं, दूसरों को कोई चीज़ बताते हैं, कोई जानकारी देते हैं, तो फिर हम गलत नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि हम तो उसको तो समझा रहे थे भाई, उनको तो कह रहे थे कि भाई जो है ये काम करना सही नहीं है, पॉलीथीन का इस्तेमाल करना सही नहीं है, और मैं खुद पॉलीथीन लेके चल रही हूँ, हैं? करते हैं ना सर? तो पॉलीथीन को क्या करना है, इस्तेमाल नहीं करना है। घर से जब आप बाजार जाएं तो कपड़े का थैला लेकर जाएं, ठीक है? ये बात तो आपके एनएसएस शिविर से जुड़ी हुई है। दो चीज़ें बेटा मैं आपको बताऊंगा, ज़िंदगी में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होता है कम्युनिकेशन, आपका बोलने का, आपका बातचीत करने का तरीका क्या है, कैसे आप अपनी चीज़ों को कम्युनिकेट करते हैं, कैसे अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं। दूसरी चीज़ गुड बिहेवियर, आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। बिहेवियर वो होना चाहिए जो आप दूसरों से उम्मीद करते हैं कि मेरे साथ ये इस तरह का बिहेव करे, ठीक है? आप सबसे उम्मीद करते हैं ना कि मेरे से अच्छा व्यवहार करे, कहते हैं ना मुझसे अच्छे होकर बात करे। और फिर आपका जो अगर बिहेवियर खराब होगा तो क्या होगा, आपकी छवि प्रभावित होती है, ठीक है? आपके बारे में लोग कहते हैं फिर कि भाई इसका व्यवहार तो अच्छा नहीं है, हम इसकी बात को नहीं सुनते। और तीसरी बात यह है कि आप अपने बुजुर्गों के साथ बैठिए, ठीक है? दादी के साथ बैठिए, दादाजी के साथ बैठिए, चाचा के साथ बैठिए, पापा के साथ बैठिए, बुजुर्गों के साथ, बड़ों के साथ समय जरूर बिताएं। उससे फ़ायदा क्या होगा कि उनके जो अनुभव हैं वो आपके काम आ जाएंगे। जैसे मैं 50 ईयर, तो मेरा जो अनुभव है, अगर मैं आपसे बात करूं, आप मुझसे बात करो, तो मेरा जो 50 साल का जो अनुभव है वो आपको से जब आप मुझसे बात करोगे तो आपका अनुभव 50 साल से भी ज़्यादा का हो जाएगा, क्योंकि आप मुझसे कुछ सीखोगे, मैं आपको कुछ चीज़ें सिखाऊंगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि कम्युनिकेशन और बिहेवियर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है जीवन में। डॉक्टर बनना है अच्छी बात है, इंजीनियर बनना है अच्छी बात है ना? ऑफिसर बनना है अच्छी बात है, इंसान बनना उससे भी अच्छी बात है। तो इंसान बनना है, और इंसान कब बनते हैं, जब आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा, आपका बिहेवियर अच्छा होगा, आप संवेदनशील होंगे चीज़ों के प्रति, किसी के दुख के प्रति, है ना? ठीक है? तो किसी व्यक्ति के प्रति आप संवेदनशील होंगे, जीवों के प्रति संवेदनशील होंगे, अपनी प्रकृति के प्रति संवेदनशील होंगे, तो आप एक अच्छे इंसान होंगे। ठीक है बेटा? तो ये आपको ये 2-3 चीज़ें मैंने बताई है। कोई सवाल आपने पूछना है इस बीच तो आप मुझसे पूछिएगा, फिर मैं थोड़ा सा आपको मीडिया पर भी बातचीत करेंगे। कोई सवाल आपका मीडिया से जुड़े हुए हों, पत्रकारिता से जुड़े हुए कोई सवाल हो तो आप बिल्कुल पूछिएगा बेटा। तो कोई पूछेगा कोई सवाल बेटा किसी का? आप सब होशियार बच्चे हो। मुझे मैडम ने बताया था कि राजकीय बालिका इंटर कॉलेज ऋषिकेश की बिटिया जो है बहुत होशियार हैं, और सवाल कोई नहीं पूछ रहा है। पूछना है ना? हाँ बेटा, वेरी गुड, ताली बजाओ उसके लिए। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? जानवी। हाँ जानवी। हम एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं? आप कह रहे हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे हो? देखिए, मैं आपके बीच आया, मैंने आपके बीच में कम्युनिकेशन शुरू किया, करा, और इस बीच मैंने आपको एक छोटी सी जानकारी दी घड़ी की, घड़ी के बारे में बताया। आपको क्लिक करा या नहीं करा ये बताइए? क्लिक किया? आपको याद रहेगी ना घड़ी की बात? और मैं अगर आपके पास सीधा आता और कहता कि अरे जानवी, आपको पढ़ाई करनी चाहिए, रोज पढ़ाई करनी चाहिए, आपको रोज मैथमेटिक्स से सवाल करने चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको, तो क्या वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता? तो कम्युनिकेशन हमेशा एग्जाम्पल के साथ होता है। अगर आप किसी को कोई चीज़ सिखा रहे हैं, आपके टीचर भी आपको कोई चीज़ बताते हैं तो कभी एग्जाम्पल देते हैं ना, बताते हैं ना, तो वो क्या करता है, आपको क्लिक कर जाता है। जो चीज़ें आपको खुद से जोड़ती हैं, मान लीजिए मैं घड़ी से बात कर रहा हूँ, घड़ी सबके घर में है, जब भी आप घड़ी को देखोगे तो मेरी याद आ जाएगी कि पांडे जी आए थे और उन्होंने घड़ी के बारे में बताया था। घड़ी बंद हो जाएगी तो आप अपनी मम्मी से कहोगे कि घड़ी सो गई, तो आपको घड़ी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको याद रहेगा। तो इफेक्टिव जो कम्युनिकेशन की आप बात कर रहे हैं वो हमेशा थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ हो, दूसरा जुड़ाव के साथ हो, आपके साथ जुड़ा हुआ हो। मैं आपको अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जब हम कहीं गाँव में जाते हैं, मैं अक्सर गांव में लोगों से मिलता हूं, किसानों से मिलता हूं,
अगर कोई किसान ज़मीन पर बैठा है तो मैं ये नहीं है कि मैं कुर्सी लगाकर उनके सामने बैठ रहा हूँ, मैं बिल्कुल उनके पास नीचे बैठ जाता हूँ और उनसे बात करता हूँ, ठीक, और उनसे सरल शब्दों में बात करता हूँ। आप उनसे सरल भाषा में बात करिए। मैं इस बिटिया से बात करूँगा तो जो जितनी उसकी पढ़ाई है, जहाँ पर वो जितना उसका शिक्षा का स्तर है, मैं उसके स्तर पर आकर बात करूँगा कि बेटा इस तरह से, है ना। जब आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं बहुत कठिन शब्दों का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा हूँ। तो कम्युनिकेशन में हमेशा सरल शब्द होने चाहिए। अखबार में भी कहा जाता है, अखबार भी कम्युनिकेट करता है ना, सूचनाओं को आप तक पहुँचाता है, कम्युनिकेशन करता है। तो क्या अखबार में कठिन शब्द मिलते हैं? अखबार में हमेशा बोलचाल वाले शब्द मिलते हैं और अखबार में हमेशा ये कहा जाता है कि हमें आप बोलचाल के शब्दों का इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। कठिन शब्द जहाँ इस्तेमाल करेंगे आपको पढ़ना छोड़ देंगे, वो आपको पढ़ना छोड़ देगा। तो हमेशा कम्युनिकेशन, सामने किस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, किन लोगों के लिए बात कर रहे हैं, उस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, ठीक है बेटा। बेटा पूछिएगा, सवाल पूछिएगा, सवाल पूछने की आदत डालनी चाहिए, सवाल पूछने चाहिए, ठीक है। सवाल पूछेंगे तभी तो जवाब मिलेगा, ये मन में सोचते रहेंगे तो कोई जवाब नहीं मिलेगा। फिर जब आप पूछेंगे तब आपको जवाब मिलेगा। हो सकता है कुछ चीज़ें खराब हों और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हों जो आपके काम आ जाएं जीवन में, ठीक है। तो कोई सवाल पूछेंगे बेटा? खुशी सर, मेरा नाम खुशी है। मेरा क्वेश्चन ये है, अगर हम किसी से स्वीटली बात कर रहे हैं लेकिन सामने से वो हमसे रूडली बात कर रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? बहुत सही सवाल पूछा है कि कोई किसी से हम तो बड़े स्नेह से बात कर रहे हैं, प्यार से बात कर रहे हैं, वो रूडली बात कर रहा है। अपनी विनम्रता नहीं खोनी चाहिए। आपको अपना व्यवहार बना के रखना चाहिए, आपको अपना व्यवहार खराब नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि वो आपसे बहुत रूडली बात कर रहे हैं और आप बहुत विनम्रता से बात कर रहे हैं, तो विनम्रता तो क्या होता है? आभूषण होता है, ठीक है। उनका बिहेवियर अपनी जगह है, आपका बिहेवियर अपनी जगह। एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप ठीक है, थैंक यू सर कहकर आप चले जाइए, ठीक है। और एक चीज़ ऐसा भी हो सकता है कि वो हो सकता है कि आपके काम की बातें बोल रहे हों, रूडली है, ठीक है, आपको लगता है, लेकिन वो आपके ज़रूरत की चीज़ें हैं जो आपके जीवन में काम आने वाली है। सुन लीजिए, सुन लीजिएगा, ठीक है। और नहीं तो थैंक यू सर। आप अपनी विनम्रता को कम मत कीजिएगा। ये नहीं है कि वो आपसे अगर खराब बिहेवियर कर रहे हैं तो आप खराब बिहेवियर करें, ऐसा नहीं। टिट फॉर टेट वाला नहीं, ठीक है। जो जैसा है उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं। अगर वो विनम्रता आपके पास है तो आप विनम्रता से बात कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपके काम की बात वो कर रहे हैं तो आपको सुन लेना चाहिए और उसके बाद थैंक यू सर कह के, ठीक है। यही होना चाहिए। लड़ना नहीं, लड़ना कहीं नहीं है। हमेशा कहीं भी जीवन में विपरीत परिस्थितियां आ जाती हैं, संघर्ष की स्थिति आ जाती है, हमेशा ये कोशिश कीजिए कि मुझे बड़ी लाइन खींचनी है। किसी लाइन को छोटा करने का मतलब ये नहीं है कि उस लाइन को आप रबड़ से मिटा दो, ठीक है। किसी लाइन को छोटा कैसे किया जाता है? रबड़ से मिटाकर। एक बड़ी लाइन खींचकर आप बड़ी लाइन खींच दीजिए, ठीक है। तो विनम्र होना बहुत जरूरी है और अपने कम्युनिकेशन को बना के रखना है, अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव करना है, ठीक है। कम्युनिकेशन में कभी क्रोध नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई जवाब नहीं आ रहा है तो ठीक है, मुस्कुरा कर ठीक है सर, ओके, है ना। और ऐसा नहीं है कि आप घुमा फिरा कर इधर से तोड़कर उधर से तोड़कर, वो आपके बिहेवियर से पता चल जाता है कि आप कितना सही बोल रहे हैं, कितना ख़राब बोल रहे हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना होता है। और कोई सवाल बेटा? सर अगर मुझसे कोई नाराज़ हो जाएगा तो मैं उसे मनाने के लिए कैसे कम्युनिकेट करूँगी उसके साथ? आप कह रहे हैं कि मुझसे अगर कोई नाराज़ हो जाए तो मैं उसको मनाने के लिए कैसे कम्युनिकेट करूं? डिपेंड करता है कि वो क्यों नाराज़ हैं, आपसे क्यों नाराज़ हैं, ठीक है। आपके पापा आपसे नाराज़ हो गए, पापा नाराज़ हो जाते हैं ना कभी कभी, मम्मी नाराज़ हो जाती हैं, मम्मी को मनाते हैं। अच्छा आप ही बताइए कैसे मनाते हैं मम्मी को, कैसे मनाते हैं? कौन बताए? हाँ कौन बताए? आप बता रहे? एक एक बच्चा। हाँ आपका नाम क्या है? चारू। क्या कैसे मनाते हैं मम्मी को? उनको ना ऐसे अजीब अजीब से जोक्स फंसाते हैं तब हंस जाती है। चारू कह रही है कि मम्मी को जोक सुनाती हूँ और मम्मी हंस जाती हैं। पापा नाराज़ हो गए,
पापा इसलिए नाराज़ हो जाते हैं कभी भी क्योंकि उनको लगता है कि बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, है ना। कभी कभी बच्चों को क्या लगता है कि मैं सही हूँ। हाँ 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 हाँ, कौन बच्चा बोला भाई? कौन बोला? हाँ, आपका नाम क्या है? रानी पांडे। रानी पांडे। हाँ जी सर। बोलो बेटा। सर पेरेंट्स नाराज तब हो जाते जब हम उनकी बातें नहीं सुनते। बहुत सही बात है, पेरेंट्स नाराज तब होते हैं जब उनकी बात नहीं सुनते। बात सुननी चाहिए ना पेरेंट्स की। पेरेंट्स बेटा आपका भला चाहते हैं। मैं भी पिता हूँ, मैं भी अपने बच्चों का भला चाहता हूँ। मेरा बेटा, मैं सबका भला चाहता हूँ, ठीक है। तो पेरेंट्स की बात को समझना होगा। जो नाराज़ हो रहे हैं आपको देखना है कि क्यों नाराज़ है। वो ऐसे ही कोई किसी से नाराज़ नहीं हो जाता, है ना बेटा। मम्मी नाराज़ हो गई तो मम्मी की आपसे अपेक्षाएं हैं कि मेरी बिटिया पढ़ाई करे, नाम रोशन करे, है ना। क्योंकि पेरेंट्स बच्चों के लिए बहुत सेक्रीफाइस करते हैं ना। तो पेरेंट्स का कहना मानना चाहिए। अगर आप पढ़ाई करने लग जाएंगे तो पापा आपसे खुश हो जाएंगे, बताओ बिटिया क्या चाहिए, कहते हैं ना। हाँ, तो पेरेंट्स हमेशा क्या करते हैं, बच्चों की भलाई के लिए काम करते हैं। तो बच्चों को पेरेंट्स का कहना मानना चाहिए बेटा। और आपको जवाब मिल गया है, थैंक यू। आपको कम्युनिकेशन के एक और तरीके पर, बिहेवियर के एक और तरीके पर एक कहानी सुनाऊंगा छोटी सी, उसके बाद फिर हम इसको समापन करेंगे, ठीक है। हाँ, तो जैसे हम किसी को सफाई के लिए समझाते हैं तो कोई पढ़ा लिखा भी होगा तो वो बोलता है दूसरे नहीं कर रहे तो हम क्यों करें, तो उन्हें हम किस तरीके से समझाएं? कोई अगर नहीं कर रहा है तो हम क्यों करें। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, हर व्यक्ति अपना जीवन जीता है। आप अगर मान लीजिए चारू पढ़ाई नहीं कर रही है और चारू को देखकर आप कह रहे हो कि मैं भी नहीं पढ़ती, चारू नहीं पढ़ रही, मैं क्या करूं। तो चारू का रिजल्ट, तो अगर वो नहीं पढ़ रही है तो उसका रिजल्ट प्रभावित होगा, ठीक है। और आप उसको देखकर नहीं पढ़ रहे हो तो आपका रिजल्ट क्या होगा, प्रभावित होगा। चारू का रिजल्ट प्रभावित होगा तो उसके मम्मी पापा प्रभावित होंगे बेटा, टीचर प्रभावित होंगे, करियर प्रभावित हो जाएगा। आप चारू को देखकर नहीं पढ़ रहे हैं तो आपके साथ भी ऐसी होगा। सबको अपना जीवन जीना है बेटा, है ना। और सबको चाहिए कि मेहनत करें, अपने करियर पर मेहनत करें। ऐसा नहीं कि देखा देखी कुछ नहीं होता बेटा, देखा देखी नहीं। हाँ, अच्छी बातों को देखा देखी, कहते हैं ना कि कंपटीशन करना चाहिए अच्छी बातों का, सकारात्मकता का, ठीक है। नकारात्मकता को हमेशा भूल जाना चाहिए, ठीक है। चारू पढ़ रही है तो चारू को देखकर आप पढ़ाई करिए ना। मुझे चारू से ज़्यादा नंबर लाने हैं, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए। ईर्ष्या अलग चीज़ है, ठीक है, कंपटीशन अलग बात है। तो आपको चारू को भी कहो कि चारू पढ़ाई करो, मैं भी पढ़ रही हूँ, तुम भी पढ़ो, आओ हम दोनों मिलकर पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो एक दूसरे के सपोर्ट से, जैसा आप कह रहे थे कि साझा खाना बना रहे हैं, हो सकता है किसी ने मिर्च ज़्यादा डाल दी है, और हो सकता है कि आधे बच्चे मिर्च कम खाते हैं, तो इसलिए सब देखते हैं कि भाई उतना ही जो सबके लिए अच्छा हो, उस चीज़ पर, उस बात पर हमें आना है जो सबके लिए अच्छा हो, वो काम हमें करना है जो सबके लिए अच्छा हो, ठीक है। और प्रतियोगिता होनी चाहिए, प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, पर अच्छे के लिए प्रतिस्पर्धा होना ज़रूरी है, ठीक है बेटा। जवाब मिल गया, थैंक यू। और कोई बच्चा? हाँ सर, जब हम गलत नहीं होते हैं पर किसी दूसरे की वजह से हमें ठेस पहुंचती है तो क्या करना चाहिए, और हम उन्हें साबित करना चाहते हैं कि हम गलत नहीं हैं। देखिए बेटा, साबित कुछ नहीं करना होता है। आप क्यों साबित कर रहे हैं कि मैं गलत नहीं हूं? आप क्यों दिखा रहे हैं कि मैं गलत नहीं हूं? आप सही है ना, आप अपनी राह पर चलिए, आप अपनी राह को चुनिए, आप सच को चुनिए, सच के साथ चलिए। दुनिया जो लोग देखते हैं वो आपको खुद को नहीं साबित करना है, आपको अपना काम करते रहना है। आप जिस गति पर चल रहे हैं उस गति पर चलते रहना है। हमें किसी को दिखाने के लिए कोई काम नहीं करना है कि भाई मैं जो है मैं राजेश पांडे, मैं सर को दिखाने के लिए ये काम कर रहा हूँ। मुझे वो काम करना है जो सबके लिए अच्छा हो। मैं अपना काम करता रहूँ, अपनी गति पर चलता रहूँ। देखिए, कई बार ऐसा होता है हम
अपने जीवन से जुड़ा हुआ एक बात बताता हूँ आपको। मैं शुरू में जब स्टोरी टेलिंग करने गया, मैं खुद की कहानियाँ लिखता हूँ, तो मैं ये सोच रहा था कि अरे यार पता नहीं कैसे कहानी सुना रहा है। मैं खुद से सोच रहा था, दूसरा नहीं मुझे कोई बता रहा था। कोई मुझे ये बताने नहीं आया कि आप अच्छी कहानी सुना रहे हो, आप खराब कहानी सुना रहे हो। ये थॉट मेरे दिमाग में चल रहा था कि पता नहीं कैसा सुना रहा हूँ, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। एक दिन ऐसा आया कि नहीं यार मुझे कहानियाँ नहीं सुनानी चाहिए, मुझे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो उस ऊहापोह में मैं अपने आप को रोक दिया मैंने। फिर मेरे में विचार आया कि दुनिया क्या कहेगी, दुनिया तो कहती रहती है, दुनिया का काम है कहना, पर आपको बाय हार्ट खुद से ये मालूम होना चाहिए कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं। आप अपने अच्छे कार्य को बिल्कुल मत रोकिए, आप चलते रहिए। बाधाएं आती हैं, लोग बोलते हैं, आपको नहीं देखना है किसी और, आपको किसी की तरफ नहीं देखना है, आपको अपना काम करना है। बस शर्त यह है कि आपका कार्य अच्छा होना चाहिए। आप बाय हार्ट आप अपने परिवार के साथ बात कीजिए, वो आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है। उन लोगों के साथ बात करिए, अपने टीचर से बात करिए। टीचर हमेशा भला चाहते हैं। आप उन लोगों से बात करिए बेटा जो आपके विश्वास के हैं, उनसे बात करिए, वो आपको सही निर्णय लेने में आपको सहयोग करते हैं। अब आप ये सोचो कि वो क्या कहेगा, इससे सोचकर क्या होगा, आप बाधित हो जाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपको वो करना है जो आपके लिए अच्छा है, जिसे आप पूरा पुख्ता तौर पे कह सकते हैं कि ये अच्छा है। ठीक है, पेरेंट्स से जरूर बात करिए, टीचर से बात जरूर करिए। मन में कोई बात मत रखिए, मन में बहुत सारी हलचल चलती है जीवन में, और यंग बच्चों में जो बच्चे बढ़ते हुए बच्चे हैं वो बहुत चीज़ें सोचते हैं, लेकिन अपने सवालों को अपने टीचर तक जरूर पहुंचाइए, उनसे बात करिए, मन में कुछ मत रखिए। ठीक है बेटा, बात जरूर कीजिए। कोई समस्या है उसका समाधान निश्चित तौर पर है, कोई ऐसी समस्या ही नहीं है दुनिया में जिसका समाधान नहीं है। पेरेंट्स के सामने कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं, लेकिन टीचर आपके साथ हैं, टीचर से बात कीजिए। टीचर देखिए, कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स की जानकारी में बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं, ऐसा होता है ना मैम, पेरेंट्स की जानकारी में बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं। पेरेंट्स को विश्वास में हमेशा लेकर रखना चाहिए। टीचर से बात करिए, उन लोगों से बात करिए जो विश्वास के। ठीक है, हमेशा बेटा खुद से डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि अभी आप बच्चे हैं, खुद से डिसीजन नहीं लेना है। पेरेंट्स से बात कीजिए, टीचर से बात कीजिए, है ना, विश्वास के लोगों से बात कीजिएगा। ठीक है, खुद से डिसीजन नहीं लेना है बेटा, है ना। और पढ़ाई की बात है तो पढ़ाई तो करते रहना है, पढ़ाई नहीं रुकती जब तक कि आप नहीं चाहते। हाँ, कभी परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं, कभी संसाधन की बात हो जाती है ना, कभी पैसा नहीं होता है, ऐसा भी होता है। बहुत सारे पेरेंट्स के साथ ऐसा होता है। मैं बहुत महिलाओं से मिलता हूँ, वो कहती हैं कि मैं 8वीं तक पढ़ी, मैं पढ़ना चाहती थी, है ना। वो कहती हैं कि मेरा स्कूल बहुत दूर था। परिस्थितियाँ बन जाती हैं, लेकिन अगर आप ठान लें, लेकिन उस ठानने में हमेशा विश्वास होना चाहिए बेटा। पेरेंट्स के साथ हमेशा विश्वास में रहे, पेरेंट्स का विश्वास मत खोइएगा कभी भी। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि पेरेंट्स आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो अपनी टीचर से ज़रूर बात कीजिएगा। टीचर कम्युनिकेट करेंगे, टीचर सबको समझते हैं, टीचर्स के पास बहुत जानकारियाँ होती हैं, इसलिए वो गुरु हैं। ठीक है, तो टीचर को ज़रूर मानिएगा, पेरेंट्स को मानिए, टीचर को मानिए, और उनसे सवाल पूछिएगा, उनसे अपनी बात कहिएगा, अपने मन की बात कहिएगा। ठीक है बेटा, और ये बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि पेरेंट्स और टीचर ही आपका फिलहाल भला चाहते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए बेटा, है ना, और अपनी बात को खुल के कहिए टीचर से, तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। हाँ, आप बताओ बेटा, आपका नाम क्या है? काजल। मैं पूछ रही हूँ, जैसे मैं नॉर्मल टीवी शो में देखती हूँ, न्यूज़ वगैरह देखती हूँ ना मैं, तो उसमें मीडिया आता है, तो मैं समझ आता हूँ मीडिया लोग ये काम करते कैसे हैं। हाँ, आप टीवी में आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखते हैं, आप समाचार देखते हैं, उसकी बात कर रहे हैं आप, और आप ये सोच रहे हैं कि ऐसे कैसे होता है। सुबह आप उठते हैं तो 16 या 24 पेज का अखबार आपके घर पे होता है, आप सोचते हैं कि एक दिन में ये अखबार कैसे रच लिया, ऐसी सोचते हैं ना। अरे मेरे से तो 2 पेज नहीं भरे गए हैं, और इन्होंने कितना लिख दिया। बेटा वो एक व्यक्ति नहीं करता है, टीम होती है। ठीक है, पूरी टीम होती है, एक टीम। अब आप देखते हैं कि लंदन में कोई घटना हुई, अमेरिका में कोई घटना हुई, सुबह आपके अखबार में आ गई। ठीक है, तो एजेंसीज होती है, अखबारों में एजेंसी होती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए भी एजेंसी काम करती हैं। मान लीजिए एक पीटीआई एक एजेंसी, आपने पीटीआई लिखा हुआ देखा है कहीं, भाषा,
अखबारों में कहीं भी जब आप खबर होती है उसके लास्ट में लिखा होता है भाषा, पीटीआई, यूएनआई, वार्ता, ये सब है ना, ये एजेंसी हैं, ठीक है, राइटर, ये सब एजेंसी हैं। वो उनको लगातार खबरें भेजते रहते हैं। उनके रिपोर्टर्स हैं, हर सिटी में रिपोर्टर, हर देश में रिपोर्टर, हर कैपिटल में रिपोर्टर, वो उनको खबरें भेजते रहते हैं। और उन खबरों से क्या होता है, अखबारों के बहुत सारे सेंटर हैं, जैसे ऋषिकेश में एक सेंटर है, देहरादून में क्या है, उत्तराखंड का पूरा सेंटर है, हर जिले में सेंटर है, और आपके कस्बों में सेंटर है। तो वो सब रिपोर्टर उनको खबरें भेजते रहते हैं। और एक जगह आके क्या होता है, खबरों का संपादन होता है और फिर अखबार में प्लेसमेंट होता है उनका। तो इस तेज़ी से अखबार चलता है और सुबह 10 बजे से लेकर और रात तक उसकी प्लानिंग चलती रहती है। अखबार के दफ्तरों में बैठे हुए लोग उस पर काम करते रहते हैं। तो इसीलिए वो रात को आपके घर जब सुबह आता है अखबार, तो 24 पेज का अखबार आपके घर बनकर आता है। तो उसमें एक व्यक्ति काम नहीं करता बेटा, उसमें पूरी टीम काम करती है और कंटिन्यू काम करते हैं, ठीक है, इसलिए आपके घर आता है। समझ में आ गया सब जवाब? और कोई बच्चा कुछ? सर जैसे हमसे कभी गलती हो जाती है और वो गलती हम सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन फिर किसी और ने गलती करी होती है तो हमारा नाम आ जाता है, भले हमने वो गलती नहीं की होगी। तो हाँ, अक्सर होता है ऐसा कई बार। आपको चुप रहना चाहिए, आपने कोई गलती ही नहीं की, आप क्यों उसमें जा रहे हो भाई? पर सर वो ऐसा ही सोचते हैं कि वो हमने किया है। सोचने दो ना, अभी मैं उसकी बात कर तो रहा था, सोचने दो ना। आप क्यों आपको उसकी सोच में क्यों पड़ना है? आपको अपना काम करना है बेटा। सत्य की हमेशा जीत होती है, ये ध्यान रखना। सत्य की हमेशा जीत होती है और उसके साथ इंपॉर्टेंट होता है तथ्य। सत्य के साथ तथ्य भी होता है। सत्य तथ्य के बिना अधूरा है। तो तथ्य, जब आपने कुछ किया ही नहीं तो तथ्य आपके विरुद्ध होगा ही नहीं, निश्चित तौर पर नहीं होगा। शांत रहिए, अपने काम करते रहिए, डिस्टर्ब नहीं होना है। एक कहानी सुनाता हूं। अगर सारी सब्जियां जो मम्मी आपको खिला रही हैं वो एक ही स्वाद की हों तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा, है? नहीं लगेगा ना। अच्छा, अगर आपको लगता है कि सारी चीजें एक ही कलर की हो, एक ही रंग, पहाड़ भी उसी रंग का, पत्ते भी उसी रंग के, पानी भी उसी रंग का, सब एक जैसा कलर दिखता हो, कैसा लगेगा? है? अच्छा नहीं लगेगा ना। अच्छा, अगर सभी के चेहरे एक जैसे हों, हैं? वो सब एक जैसे ही दिख रहे हैं, नहीं आएगा ना, नहीं आ पाएंगे। तो किसको कहते हैं विविधता? विविधता क्यों जरूरी है? विविधता अच्छी लगती है। तरह तरह के कीट पतंगे दिखते हैं, चिड़िया अलग अलग रंगों की दिखती हैं, मछलियां अलग अलग रंगों की दिखती हैं। एक्वेरियम में रंगीन मछलियां दिखाई देती हैं, आप देखते रहते हो, उसी की तरफ ध्यान रहता है, अच्छा लगता है ना। तो विविधता बहुत जरूरी है। जैसे हमारा देश है ना, हर धर्म के लोग हैं, है ना, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग खान पान है। आप कहीं जाएंगे तो वहाँ का श्रृंगार अलग है ना, है? हाँ, पहनावा भी अलग अलग है। अच्छा लगता है ना, कलरफुल। जब आप टीवी में देखते हैं, वाह, मजा आ जाता है ना। सांस्कृतिक कार्यक्रम जो बच्चे आयोजित करते हैं तो अच्छा लगता है, कलर दिख रहे हैं, ठीक है ना। अगर ये सब नहीं होता तो दुनिया सब कुछ अधूरा दिखाई देता, जीवन अधूरा सा दिखता है ना, अच्छा नहीं लगता। तो विविधता का हमें सम्मान करना चाहिए। एक कहानी है सतरंगी का अभिमान। इस कहानी का नाम है सतरंगी का अभिमान। मैंने लिखी है कहानी, एक मछली की कहानी है, ठीक है। इस कहानी से आप बहुत सारी चीज़ें, आपके जो सवाल हैं उनके, हो सकता है उसके जवाब आपको मिल जाएं, सतरंगी का अभिमान। एक मुखिया है और उन्होंने एक तालाब बनाया है। मुखिया जानते हैं, प्रधान जी। उन्होंने एक तालाब बनाया है और उस तालाब में बहुत तरह की मछलियां हैं। कुछ काली हैं, कुछ सफ़ेद हैं, ठीक है, कुछ भूरे रंग की मछलियां हैं, और एक मछली है सतरंगी जो 7 रंग की है। प्रधान जी क्या करते हैं कि एक दिन जीजीआईसी के बच्चे पहुंचे और उनसे कहा कि देखो हमारा तालाब। बच्चे, सतरंगी बहुत अच्छी लग रही है भाई, सतरंगी, सब सतरंगी की तारीफ कर रहे हैं। अब ऐसी होता रहा, प्रधान जी सतरंगी की हमेशा तारीफ करते रहे और सतरंगी में अभिमान आ गया। कहते ना, अभिमान छू ना जाए आपको, घमंड छू ना जाए। घमंड के वश में जो आ जाता है वो अपना करियर डगमगा जाता है, बाधाएं आ जाती हैं, कम्युनिकेशन करना बंद कर देता है। जैसे आप बता रहे थे कि एक क्या है,
बहुत रूड बात कर रहा है ना? और फिर क्या करेंगे? वो रूड बात कर रहा है, आपने तो बात कर ली, आप तो चले गए, दूसरा बात नहीं करेगा, क्योंकि उसकी छवि ऐसी बन जाएगी कि रूड बात करता है, इस तरीके से बात नहीं करता है, अच्छे तरीके से बात नहीं करता है। क्यों जाएगा कोई बात करने? जाएगा? नहीं जाएगा। तो सतरंगी में अभिमान आ गया, उसमें घमंड आ गया। सतरंगी ने कहा, अरे ये इनकी तो कोई तारीफ ही नहीं करता है, सब तो मेरी तारीफ करते हैं, तो मैं इनसे अलग हूं। क्यों ना मैं इनसे अलग रहूं, क्यों ना मैं इनसे अलग रहूं। बहती तो उनके बीच में ही थी, तैरती उनके बीच में ही थी, लेकिन वो उनसे बात करना उसने बंद कर दिया, उसने घमंड दिखाना शुरू कर दिया। एक छोटी मछली ने उससे कहा कि सतरंगी, इतना अभिमान क्यों, तुम्हें इतना अभिमान क्यों है? तो सतरंगी ने कहा, ऐसा है, मुझसे बात मत करो, किनारे हटो, प्रधान जी से कहकर तुम्हें तालाब से बाहर फिकवा दूंगी। सतरंगी में इतना अभिमान आ गया, यहाँ तो सब मेरी तारीफ करते हैं। छोटी मछली बेचारी क्या कर सकती थी? उसने यह भी कहा सतरंगी से कि सतरंगी, तुम इस तालाब में रहती हो, इस तालाब से बाहर जाकर देखो, समुद्र में तुम्हारे से भी सुंदर मछलियां हैं, ये दुनिया बहुत रंग है इसमें, तुम्हारा रंग उनके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन इस तालाब में तुम सोच रही हो कि मैं सबसे बड़ी हूं, मैं आप में अभिमान आ गया है। सतरंगी ने उसको डांटा, छोटी मछली किनारे हो गई। अब मछलियों ने क्या निर्णय लिया? मछलियों ने एक निर्णय लिया कि सतरंगी जब भी तैरेगी, हम उससे अलग तैरेंगे, हम सब उससे अलग हट जाएंगे, क्योंकि उसकी जो खूबसूरती है वो किस में दिख रही है? उन मछलियों के साथ तो दिख रही है, उनके कंपैरिजन में तो दिख रही है, उनके साथ जब हम तुलना करेंगे तभी तो दिखेगी। खूबसूरती कब दिखती है? कंपैरिजन में, है ना? कहते हैं अरे ये इससे सुंदर है, ये इससे अच्छा है, ये इससे ज्यादा चमकीला है, ये इससे ज्यादा होशियार है, यही तो होता है, तभी तो दिखती है, तभी तो दिखता है ना। अब क्या हुआ कि सतरंगी 20 तालाब में तैरती तो मछलियां कहाँ तैरती? किनारे पर। सतरंगी किनारे पर तैरती तो मछलियां 20 तालाब में। अब उनका कंपैरिजन बंद हो गया, ठीक है? मुखिया जी लेकर आते तो अब वो इतनी सुंदर नहीं दिखती, क्योंकि वो तो उनके बीच में बह रही, तैर रही थी, तब वो सुंदर दिख रही थी। अब क्या हुआ, धीरे धीरे सतरंगी के बारे में प्रधान जी की राय बदलने लगी। अब वो सतरंगी की उतनी तारीफ नहीं कर रहे थे जितनी पहले कर रहे थे, क्योंकि वो उन सब के बीच में थी, इसलिए उसकी खूबसूरती बढ़ रही थी। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? समझ में आ रही है? अब सतरंगी को लगा कि मेरी तो कोई तारीफ नहीं कर रहा है, वो बिल्कुल सतरंगी अपने होश ठिकाने आ गए। उसने उस मछली से पूछा कि आप ये बताइए कि आप लोग मुझसे नाराज क्यों हैं? उसने, सतरंगी आप तो बहुत खूबसूरत हैं, बहुत सुंदर हैं, आपके पास तो बहुत सारे रंग हैं, हम कहाँ, हमें तो आप तालाब से फिकवा दोगे, हम तो अलग हैं भाई। सतरंगी ने कहा कि सॉरी, गलती हो गई, मेरे को आपके साथ रहना चाहिए, मुझे आपके साथ रहना चाहिए। और सतरंगी ने फिर क्या करा, उनसे हाथ मिलाया और सब फिर एक साथ तालाब में तैरने लगे और सतरंगी की खूबसूरती वापस आ गई। ठीक है? तो क्या हुआ कि सब एक साथ हो गए। तो जो साझा की बात आप कर रहे हैं, जो सच की बात आप कर रहे हैं, ठीक है, जो घमंड की बात आप कर रहे हैं, जो रूढ़ व्यवहार की बात आप कर रहे हैं, वो फिर आपके साथ एक दिन आ जाएंगे, तय है, ये बिल्कुल तय है। तो सतरंगी उनके साथ आई ना, और सबने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया और फिर सतरंगी की खूबसूरती बढ़ गई, उस तालाब की रौनक बढ़ गई, कोई किसी से नाराज नहीं था, सब खुश थे। यह है कहानी सतरंगी का अभिमान। अच्छी लगी कहानी? तो बेटा ऐसा रहना है, अपने जो कहा ना लंबी लाइन खींचनी है, खींच दो लंबी लाइन, मेहनत करो, फोकस हो जाओ पढ़ाई पर। जब आप आगे बढ़ जाएंगे तो लोग कहेंगे कि वाह, वर्ती का क्या नाम बताया था, चारू, ये सब बहुत अच्छे बच्चे हैं, ऋषिकेश का नाम रोशन कर दिया इन बच्चों ने, हैं? पढ़ाई में बहुत आगे पहुंच गए, कोई लेफ्टिनेंट बन गया, कोई जो है डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई साइंटिस्ट बन गया, कोई आईएएस बन गया, है ना? और सबसे पहले क्या बनना है, इंसान। तो ये मेरी बात है आपसे, कुछ और पूछना है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू। हाँ, ये इसको सार्थक फोटो।
हाँ बेटा, क्या पूछ रहे थे? अपनी कहानी बताइए, इस कहानी का नाम क्या था? सतरंगी का अभिमान। आप लोग इस एक काम कर सकते हैं, जो जैसे आप घर जाते हैं ना, घर जाते हैं स्कूल से घर जाते हैं, बाजार जाते हैं, मम्मी के साथ जाते हैं, मेला देखने जाते हैं, ऋषिकेश में तो बहुत मेले लगते हैं, है ना? आप 4 लाइन जरूर लिखिएगा। लिखने से आपकी सोच बढ़ेगी, आपको समझने की शक्ति बढ़ेगी। आप स्कूल से घर जा रहे हैं, जो देखते हैं वो बाजार में, है ना, जो परिवर्तन देखते हैं, जो बदलाव देखते हैं, उसको लिखना शुरू करिए बेटा। 4 लाइन लिखिएगा, 4 लाइन लिखिएगा रोज कॉपी पर। आपकी लिखने की क्षमता बढ़ जाएगी। प्रतियोगिता में जब लिखने के लिए आएगा तो आपका जो आत्मविश्वास है, जो आपकी लिखने की जो कला है, उसमें देखना आप कितना परिवर्तन आएगा। अब 11th में हैं, आप ग्रेजुएशन करेंगे, ग्रेजुएशन में जब आप लिखेंगे उसमें भी आपका चेंज आएगा। प्रतियोगिता की परीक्षा में जब लिखेंगे, आज से शुरू कर दीजिए लिखना। इस शिविर के बारे में लिखिए, हमारे बारे में लिखिए, अच्छा लगा तो अच्छा लिखिए, जो मन के है, जो आपको लगता है, जो एनालिसिस आप करते हैं उसको लिखिए बेटा। लिखने से आपकी क्षमताएं बढ़ेंगी, आपके सोचने की ताकत बढ़ेगी, विचार करने की ताकत बढ़ेगी। जब आप विचार करने की ताकत बढ़ेगी तो सवाल जो आएगा उसका जवाब आपको खुद ही मिल जाएगा। ठीक है? पर पेरेंट्स के विश्वास में रहिए, पेरेंट्स के साथ रहिए, खड़े रहिए बिल्कुल, क्योंकि पेरेंट्स आपके साथ खड़े हैं, खड़े रहिए उनके साथ, टीचर्स के साथ खड़े रहिए, टीचर्स से बात करिएगा। बस यही संदेश देना चाहूँगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू।